वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर सपनों के से दिन। चैप्टर के जो लेखक हैं गुरदयाल सिंह, उन्होंने अपने बचपन के दिनों का यहाँ पर वर्णन किया है। उनका बचपन एक गांव में बीता था। वे बहुत गरीब परिवार से थे। उनके साथ खेलने वाले उनके जो मित्र थे वे भी उन्हीं के जैसे परिवार से थे। बचपन में जीवन में कितना अभाव था, लेकिन फिर भी उनका जो जीवन था, उनका जो बचपन था, उसे लेखक ने कहा कि वे सपनों के से दिन थे। इतनी खुशी, इतना आनंद, इतना जोश था उनके अंदर। और जो बचपन का समय होता है वह तो सपनों जैसा ही होता है, चाहे वो गांव में बीते या फिर शहर में। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। लेखक ने कहा कि उनके साथ जो बच्चे खेलते थे वे सभी बच्चों का हाल एक जैसा होता। नंगे पांव, फटी मैली सी कच्छी, टूटे बटनों वाले, जगह जगह से फटे वाले कुर्ते और बिखरे बाल। तो लेखक के जो गांव में मित्र थे सब एक जैसे थे। सभी के आर्थिक स्थिति सभी परिवारों की एक जैसी थी। गरीबी थी, जीवन में अभाव थे। और उनका जहाँ पर वर्णन किया गया है कि उनके पैर नंगे ने, उनकी चप्पलें नहीं होती थी खेलते समय, फटी मैली सी हाफ पैंट पहन लेते थे, कई जगह से फटे टूटे बटनों वाले कुर्ते होते थे और बिखरे बाल। घर में उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता था। जब लकड़ी के ढेर पर चढ़कर खेलते, नीचे को भागते तो गिरकर कई तो जाने कहाँ कहाँ चोट खा लेते। तो गांव में खेलने के तरीके भी अलग होते थे। लकड़ी का ढेर लगा है, उस पर चढ़ गए, कई जगह से लकड़ी से ही चोट लग गई, फिर नीचे भी कूदते थे वहां से, तो बहुत जगह चोट खा लेते। पहले से फटे कुर्ते होते थे और जगह जगह से फट जाते और चोट खा लेते। छिले हुए जो घाव रहते थे उस पर मिट्टी जम जाती, उस पर रेत जम जाती। और ऐसे खून से लथपथ घुटने वाले होकर जब वे घर जाते तो उनकी माता बहनें उन पर तरस नहीं खाती थी, बल्कि उन्हें और पिटाई लगाती थी। कई के तो पिता इतने गुस्सैल थे कि पीटने लगते तो उन्हें ये याद भी नहीं रहता कि वो कहाँ मार रहे हैं, कि बच्चे के नाक से खून निकल रहा है कि मुंह से खून निकल रहा है। उन्हें बहुत चोटें भी लगती, लेकिन इतना पिटने पर भी दूसरे दिन फिर से खेलने के लिए चले आते। लेखक ने कहा कि यह बाल मनोविज्ञान है। जब लेखक खुद एक अध्यापक बने और ट्रेनिंग के लिए जब वे गए एक स्कूल में, तब उन्होंने वहाँ पर चाइल्ड साइकोलॉजी यानी बाल विज्ञान, मनोविज्ञान पढ़ा। तब समझ में आया कि बच्चों को खेलना इतना अच्छा क्यों लगता है कि बुरी तरह पिटने पर भी वे खेलने के लिए चले जाते हैं। लेखक ने कहा कि मेरे साथ जो अधिकतर खेलने वाले मेरे जो साथी थे वे हमारे ही जैसे परिवारों से हुआ करते। सारे मोहल्ले में बहुत सारे परिवार थे जो आसपास के गांव से आकर बस गए थे। दो तीन घर साथ की उजड़ी सी गली में रहने वाले लोगों के थे। इन्हें उन सबके घरों में गरीबी, अभाव, ये सब था। हमारी सभी आदतें मिलती जुलती थी। उनमें से अधिक तो स्कूल जाते ही नहीं थे। जो गए भी तो पढ़ाई में रुचि न होने के कारण किसी दिन बस्ता तालाब में फेंक कर आ गए, फिर स्कूल गए ही नहीं। और न ही माँ बाप ने सुध ली कि बच्चा स्कूल जा रहा है, नहीं जा रहा है, या फिर उसका बस्ता कहाँ है। को किसी ने ज़बरदस्ती भेजा भी नहीं। तो यहाँ पता चलता है कि वहाँ पर गांव में इतनी अशिक्षा और इतनी ज़्यादा उसमें माता पिता में भी इतनी समझ नहीं थी कि बच्चों को स्कूल भेजा जाए। यहाँ तक कि जो वहाँ के परचूनिये थे और आड़तिये थे, इस दोनों का मीनिंग क्या है? परचूनी और आड़तिये का मीनिंग क्या है कि जो छोटी छोटी आवश्यक सामग्री बेचने वाली जो दुकानें होती, चाहे वो छोटी सी किराने की दुकान हो या फिर छोटी सी जिसको हम कहते हैं सौंदर्य प्रसाधन बेचने वाली दुकान, ज़रूरत की चीज़ें बेचने वाली जो दुकानें, तो ऐसे माता पिता भी बच्चों को स्कूल भेजना ज़रूरी नहीं समझते थे। यानी गांव में स्कूल की शिक्षा की कोई अहमियत नहीं थी। कभी किसी स्कूल के अध्यापक से बात होती तो अध्यापक कहते, उन्हें बच्चों को स्कूल भेजने के लिए कहते, तो माता पिता कहते कि क्या हमें उन्हें तहसीलदार बनवाना है जो हम स्कूल भेजें, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा
तो पंडित घनश्याम दास वहाँ का एक सेठ था, उससे लंडे पढ़वाकर दुकान पर बहिया लिखाने भेज देंगे। यानी मुनीमी करवाएंगे, और मुनीमी का काम सीखने में, यानी जो हिसाब किताब का काम सीखने में 6-7 महीने लगते हैं। तो 6-7 महीने का काम है और हम इनको क्यों हर साल स्कूल भेजें। तो स्कूल भेजना उन्हें घाटे का लगता था कि 6-7 महीने में जो काम हो जाए तो साल भर स्कूल बच्चा क्यों जाए। वहाँ तो अभी तक अलिफ बे जीम च, यानी इसका मतलब है 1 2 3 4 भी नहीं सीख पाया। यानी वहाँ जो इतने बड़े बड़े बच्चे थे उनको 1 2 3 4 भी नहीं आता था। हमारे आधे से अधिक साथी राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानी करते। जब वे बहुत छोटे थे, जब लेखक बहुत छोटे थे, तो उनकी बोली भी उनको समझ में नहीं आती थी। उनके कुछ शब्द सुनकर हंसी भी आती थी। एक दूसरे की बात तब वे बहुत अच्छी तरह समझते थे जब वे लोग खेलते थे। पता नहीं चला लोकोक्ति के अनुसार कि यह खेड़न दे दिन चार कैसे कब बीत गए। यानी जो खेलने के 4 दिन हैं, यानी जो बचपन है, वो कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। हम में से कोई भी ऐसा नहीं था जो स्कूल के कमरे में बैठकर पढ़ने को कैद न समझता हो। यानी उनका जो पूरा ग्रुप था, पूरे लड़के खेलने खेलना ही पसंद करते थे। स्कूल जाकर पढ़ना उन्हें कैद जैसा लगता था। कुछ अपने माँ बाप के साथ जैसा भी था काम कराने लगते, और स्कूल न जाकर वे अपने माता पिता के साथ जो वे काम करते तो बच्चे भी वही काम कराने लगते। बचपन में घास अधिक हरी और फूल की सुगंध अधिक मनमोहक लगती है। यहाँ पर यह बताया गया है कि बचपन में सब अच्छा लगता है। घास अधिक हरी लगती है, यानी और सुंदर लगती है। फूल की सुगंध और भी मनमोहक लगती है। यह शब्द शायद आधी शती पहले किसी पुस्तक में पढ़े थे, परंतु आज तक याद रहने का कारण यही है कि यह वाक्य बचपन की भावनाओं, सोच समझ के अनुकूल होगा। परंतु स्कूल के अंदर जाने के रास्ते के दोनों ओर जो अलियार के बड़े ढंग से कटे छांटे झाड़ उगे थे, जिन्हें हम उस समय डंडियां कहते, तो लेखक जब अपने स्कूल जाते तो स्कूल के रास्ते पर दोनों तरफ एक अलियार के पेड़ लगे होते। उन्हें लेखक डंडियां कहते थे। यानी जो बच्चों का ग्रुप था, उन पेड़ों को क्या कहा करते थे, तो डंडियां। उनके नीम के पत्तों जैसे पत्तों की महक आज तक आंख मूंद कर महसूस कर सकता हूँ। यानी लेखक इतने बड़े हो गए लेकिन उन पत्तों की महक को आज भी वे महसूस कर सकते हैं। उनके पत्तों में एक महक थी जिसे लेखक आज भी महसूस कर सकते हैं। उन दिनों स्कूल की छोटी क्यारियों में फूल भी कई तरह के उगाए जाते थे, जैसे कि गुलाब, गेंदा, मोतिया की दूध सी सफ़ेद कलियां भी हुआ करती थी। ये कलियां इतनी सुंदर और खुशबूदार होती थी कि हम चंदू चपड़ासी, दिस इज चपरासी, गांव के बच्चे उसे चपड़ासी कहते थे। तो उनके स्कूल के चपरासी का नाम था चंदू। तो स्कूल के चंदू चपरासी से आंख बचाकर कभी कभी वे 1 2 तोड़ लिया करते। स्कूल में फूल तोड़ना मना था, और जो दूध सी सफ़ेद कलियां होती थी मोगरे की, तो वे उससे आंख बचाकर तोड़ लेते थे। उनकी बहुत तेज गंध आज भी महसूस कर पाता हूँ। यानी वे जो कलियां थी वो इतनी सुगंधित थी कि उसकी सुगंध लेखक आज भी महसूस कर सकते हैं। परंतु याद नहीं कि उन्हें तोड़कर कुछ देर सूंघ कर फिर हम उन कलियों का क्या करते थे। शायद जेब में डाल देते होंगे, तो माँ उसे धोने के समय निकाल कर बाहर फेंक देती होगी, या फिर हम ही स्कूल से बाहर आते आते उन्हें बकरी की मेमनों की भांति चर जाया करते। यानी यहाँ पर लेखक ने कहा कि या तो माँ उसे निकालती हमारे जेबों से, या फिर हम ही उसे बकरी जैसे खा लेते थे। चर जाया करते थे मीन्स उसे खा लेते थे। अगली श्रेणी में दाखिला होते तो एक और तो बड़े सयाने होने का एहसास होता था, लेकिन दूसरी ओर नई पुरानी किताबों से जाने कैसी बास आती थी कि उन्हीं मास्टरों के डर से कांपने लगते जो पिछली श्रेणी में पढ़ा चुके होते। तो यहाँ पर लेखक ने कहा है कि जब वे अगली श्रेणी में जाते हैं, नेक्स्ट क्लास में जाते,
तो एक और थोड़े बड़े होने का एक उत्साह होता कि अब हम थोड़े बड़े हो गए हैं, बड़ी क्लास में गए हैं। लेकिन दूसरी ओर उन्हें पुरानी किताबों से, कॉपियों से कैसी दुर्गंध आती थी, क्योंकि उन्हें पढ़ने में रुचि नहीं थी। और जो नई कॉपियों से, नई बुक से जो एक प्रकार से स्मेल आती है, तो वो लेखक को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। और उन्हीं मास्टरों के डर से वे कांपने लगते जो उन्हें पिछली क्लास में पढ़ाए हुए थे। चिल्ड्रन, ये उस समय का वर्णन है जब बहुत मारा पिटी होती थी स्कूल में। यानी बच्चों ने गलती की तो उनकी बहुत पिटाई होती थी। तो एक प्रकार से ये जो ह्यूमन राइट्स ने ये जो नियम बनाए हैं कि बच्चों को आप मार नहीं सकते हो, आपको डांटना है, आप उन्हें पनिश कर सकते हैं, लेकिन जो फिजिकली हर्ट नहीं करना है, यानी किसी प्रकार से आपको मारना नहीं है। और इसका कारण सिर्फ यही था जो इस पाठ में बताया गया है कि मास्टर इतना मारते थे बच्चों को कि उनके डर से बच्चे कांपते थे और पढ़ने में उनकी अरुचि हो जाया करती थी। इन्हें उन्हें स्कूल जाने में ही डर लगता था। तब स्कूल में शुरू साल में 1 डेढ़ महीना पढ़ाई हुआ करती थी, फिर 1.5 2 महीने की छुट्टियां हो जाया करती थी। अब तक अच्छी तरह याद है कि वह छुट्टी से पहले और आखिरी दिनों का फर्क क्या था। इन्हें हमारे यहाँ भी जैसे अप्रैल से सेशन शुरू होता है, फिर मई जून में छुट्टियां होती थी, बिल्कुल ऐसा ही लेखक ने कहा कि ऐसा ही होता था। फिर लेखक ने कहा है कि छुट्टियों के शुरू में और छुट्टियों के आखिरी दिन में क्या फ़र्क था, उन्होंने बताया है। छुट्टियों के पहले 2 3 सप्ताह तो खूब खेलकूद हुआ करती। हर साल की तरह माँ के साथ ननिहाल जाते। ननिहाल यानी नानी के यहाँ। वहाँ नानी खूब दूध दही मक्खन खिलाती, बहुत प्यार करती। छोटा सा पिछड़ा सा गांव था, परंतु तालाब हमारी मंडी के तालाब जितना ही बड़ा था। दोपहर तक तो उस तालाब में नहाते, फिर नानी से जो जी में आता मांगकर खा लेते। नानी हमारे बोलने के ढंग और कम खाने के कारण बहुत खुश होती थी। अपने पोतों को हमारी तरह बोलने और खाने पीने को कहती थी। तो यहाँ पर लेखक ने अपनी नानी का भी उल्लेख किया है कि लेखक कम खाते थे और नानी बहुत खुश होती थी। लेखक किस प्रकार बोलते थे, उनके बोलने का तरीका सभ्य होता था और नानी को वह भी बहुत पसंद था। और वह भी अपने पोतों से कहती कि तुम्हें भी ऐसा ही बोलना चाहिए, तुम्हें भी ऐसा ही संतुलित, इन्हें जितना ज़रूरी है उतना ही खाना चाहिए। जिस साल ननिहाल न जा पाते उस साल भी अपने घर से थोड़ा बाहर तालाब पर चले जाते, कपड़े उतारकर पानी में कूद जाते। कुछ समय बाद भागते हुए एक रेतीले टीले पर जाकर रेत के ऊपर लेट जाते। गीले शरीर को गरम रेत से खूब लथपथ कर उसी तरह भागते, फिर किसी ऊंची जगह पर जाकर तालाब में छलांग लगाते। यहाँ पर लेखक ने यही बताया है कि किस प्रकार लेखक नानी के यहाँ जाते तो भी तालाब में नहाते रहते, क्योंकि वो गर्मियों का समय होता था। और जिस साल नहीं जा पाते तो अपने ही गांव में जो तालाब था उसमें तालाब से अपने शरीर को गीला करके आते, फिर गरम एक टीले पर चढ़ जाते, वहाँ पर रेत पड़ी होती तो उस गरम रेत से लथपथ कर लेते अपने शरीर को, फिर ऊंची जगह से तालाब में छलांग लगाते और रेत को गंदे पानी से साफ कर टीले की ओर भागते। याद नहीं ऐसा 5 10 बार करते या फिर 15 20 बार। इन्हें अपने शरीर को गीला करते, फिर रेत के टीले पर जाकर सो जाते, पूरे शरीर में रेत लग जाती, फिर वे तालाब में कूद पड़ते। और ऐसा वे 15 20 बार करते होंगे। कई बार तालाब में कूदकर ऐसे हाथ पांव हिलाने लगते जैसे कि बहुत अच्छे तैराक हो, परंतु एक दो को छोड़कर मेरे किसी साथी को तैरना नहीं आता था। कुछ तो हाथ पांव हिलाते हुए गहरे पानी में चले जाते, तो दूसरे उन्हें बाहर आने के लिए किसी भैंस के सींग या दुम पकड़कर बाहर आने की सलाह देते। दिस इज फनी थिंग कि कुछ गहरे पानी में चले जाते तो डूबने लगते, फिर जो दूसरे होते उन्हें सलाह देते, क्योंकि उस तालाब में बच्चों के साथ साथ भैंसें भी होती थी, तो उन्हें भैंस के सींग या तो उसकी पूंछ पकड़कर बाहर आने की सलाह देते, उन्हें ढांढस बंधाते,
कूदते समय मुंह में गंदा पानी भर जाता तो बुरी तरह खांसते। ऐसा कई बार होता था कि सांस रुकने लगती, परंतु हाय हाय करते किसी न किसी तरह तालाब के किनारे पहुंच ही जाते। चिल्ड्रन, ये गांव का वर्णन है, बचपन जहाँ पर माता पिता बिल्कुल ध्यान नहीं देते बच्चों के ऊपर। तो बच्चे कैसा अपना समय व्यतीत करते थे ये बताया है लेखक ने। फिर उन्होंने कहा कि छुट्टियां बीतने लगती तो दिन गिनने लगते। प्रत्येक दिन डर बढ़ता जाता। खेल कूद का खेल कूद और तालाब में नहाना भी भूलने लगता। मास्टरों ने छुट्टियों में करने के लिए जो काम दिया होता है, यानी जो होमवर्क होता है उनका, हॉलीडे होमवर्क, उसका हिसाब लगाने लगते। जैसे हिसाब के मास्टर जी ने 200 से कम सवाल वे कभी नहीं देते थे। हिसाब यानी गणित। मैथ्स के जो टीचर थे उनके कम से कम 200 सवाल देते थे। मन में हिसाब लगाते कि यदि रोज 10 सवाल भी निकाल लें तो 20 दिन में पूरे हो जाएंगे। बस ऐसा सोचकर फिर खेलना शुरू कर देते। छुट्टियों का जब 1 महीना बाकी हुआ करता था, फिर एक एक दिन गिनने लगते। 10 दिन खेल कूद में और बिता देते तो अब सिर्फ बचे 20 दिन। स्कूल की पिटाई का डर लगता तो उनका डर भी बढ़ने लगता। परंतु डर भुलाने के लिए वे सोचते कि 10 की क्या बात है, एक दिन में हम 15 सवाल भी कर सकते हैं। जब ऐसा हिसाब लगाने लगते तो छुट्टियां कम होते होते जैसे भागने लगती। दिन बहुत छोटे लगने लगते। ऐसा महसूस होता जैसे सूरज भागकर दोपहर में छिप गया हो। ने लेखक ने कहा पहले तो ये सोचते, जब 1 महीना बचता तो उन्होंने कहा कि हर दिन 10 सवाल भी कर लिए तो भी 20 दिन में पूरे हो जाएंगे, कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। लेकिन और फिर वे 10 दिन और खेल लेते। लेकिन जब सिर्फ 20 दिन बचते तो क्या सोचते कि हर दिन 15 भी तो सवाल किए जा सकते हैं, और फिर और खेलने में लग जाते। लेकिन जब ऐसा होता कि 15 भी नहीं हुए, 10 भी नहीं हुए, छुट्टियां तो भागने लगी, खत्म होने लगी, तो ऐसा महसूस होता कि सूरज भागकर दोपहर में चला गया है। जैसे जैसे दिन छोटे होने लगते स्कूल का डर बढ़ जाता। हमारे कितने सहपाठी तो ऐसे होते कि छुट्टियों का काम करने की बजाय मास्टरों की पिटाई अधिक सस्ता सौदा समझते। कुछ बच्चे तो ऐसा सोचते कि कौन पढ़ाई करे, इससे अच्छा मास्टर जितना मार लिए चुपचाप खा लेंगे मार, ये ज़्यादा सस्ता सौदा है, न कि काम करना, स्कूल का काम करना। हम जो पिटाई से बहुत डरा करते, तो लेखक ने कहा वे तो कमज़ोर थे, उन्हें पिटाई से बहुत डर लगता था, लेकिन फिर भी उन बहादुरों की भांति सोचने लगते। जब लेखक का भी होमवर्क पूरा नहीं होता, 1 महीना होता तो हर दिन 10 सवाल सोचा उन्होंने। फिर जब 20 ही दिन बचे तो उन्होंने कहा 15 सवाल कर लेंगे एक दिन में, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि हम भी उन बहादुरों की भांति सोचने लगते। ऐसे समय में हमारा सबसे बड़ा नेता हुआ करता था, उसका नाम था ओमा। अब लेखक ने अपने ग्रुप के एक लड़के के बारे बारे में बताया है, उसका वर्णन किया है कि ऐसे में उनके ग्रुप का एक बहादुर लड़का था, उसका नाम था ओमा। उसको नेता कहा गया, यानी पूरे ग्रुप में वो लीडरशिप करता था। हम सभी उसके बारे में सोचते तो हमारे में उसके जैसा कौन है, तो कोई दूसरा लड़का नहीं ढूंढ पाते। यानी लेखक अपने पूरे ग्रुप में देखते कि ओमा की जैसा हमारे ग्रुप में और कौन है, तो उन्हें कोई नहीं मिलता, क्योंकि उसकी बातें, उसकी गालियाँ, मार पिटाई का ढंग बिल्कुल अलग था। उसकी शक्ल सूरत भी सबसे अलग थी। हांडी जितना बड़ा सिर, उसके ठिगने 4 बालिश्त के शरीर पर ऐसा लगता जैसे बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज रख दिया हो। फॉलोड इट। यू कैन इमेजिन चिल्ड्रन कि वो जो लड़का था ओमा, उसका सिर बहुत बड़ा था, लेकिन उसका जो शरीर था, उसका जो कद था नीचे, वो बहुत छोटा था, सिर बहुत बड़ा था। तो एक प्रकार से वो फनी दिखता था। 4 बालिश यानी 4 बित्ते का उसका शरीर था। हम जब अपने इसको पाम को फैलाते हैं तो जितना स्पेस बनता है उसको हम कहते हैं एक बित्ता।
ऐसे 4 बालिश का उसका यानी बहुत छोटा शरीर था, उसका सिर बहुत बड़ा था। तो ऐसा लगता कि बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज रख दिया है। इतने बड़े सिर में नारियल की सी आंखों वाला बंदरिया के बच्चे जैसा चेहरा और भी अजीब लगता। फॉलोड इट कि जो उसकी जो आंखें थी वो नारियल जैसी थी और उसका जो चेहरा था वो, लेखक ने बहुत सारे विशेषण डाल दिए। बंदरिया के बच्चे जैसा चेहरा था, बहुत ही अजीब दिखता था वो दिखने में। लेकिन वो लड़ाई हाथ पैर पैर से नहीं करता था, वो सिर से करता था। क्यों? क्योंकि उसकी पूरी ताकत सिर में थी। जब सांड की भांति फुकारता, सिर झुकाकर किसी के पेट या छाती पे मारता, तो उससे दुगने तिगने शरीर वाले लड़के भी पीड़ा से चिल्लाने लगते। यानी उसका सिर बहुत बड़ा था और वो हाथ पैर से लड़ाई नहीं करता था, बल्कि वो सांड की जैसे, जैसे सांड भी अपने सिर से मारता है, वैसे ही वह जब अपना सिर किसी की छाती या पेट में मार दे तो बहुत बलशाली व्यक्ति भी पीड़ा से चिल्लाने लगता था। हमें डर लगता था कि किसी की छाती की पसलियां यानी रिब्स ना तोड़ डाले। उसके सिर की टक्कर का नाम हमने रेल बम्बा रखा था। रेल के यानी कोयले से चलने वाला जो इंजन रहता था वो बहुत बड़ा होता था और इसलिए उसके सिर की टक्कर का उन्होंने क्या नाम रखा था? रेल बम्बा। बहुत भयंकर होती थी उसकी टक्कर। हमारा स्कूल बहुत छोटा था, केवल छोटे छोटे 9 कमरे थे जो अंग्रेजी के अक्षर एच की भांति बने थे। दाईं ओर पहला कमरा हेडमास्टर श्री मदन मोहन शर्मा जी का था, जिसके दरवाजे के सामने हमेशा चिक लटकी रहती थी। चिक यानी घंटी। अब लेखक ने अपने स्कूल का वर्णन किया है कि स्कूल अंग्रेजी के एच की भांति था, उसमें कमरे जो बने थे वो एच की भांति थे। और पहला कमरा हेडमास्टर का था, उनका नाम था मदन मोहन शर्मा। उनके दरवाजे के आगे हमेशा घंटी लटकी रहती थी। स्कूल की प्रार्थना के समय, असेंबली के समय जब वह बाहर आते, सीधी कतारों में कद के अनुसार खड़े लड़कों को देखकर उनका गोरा चेहरा खिल उठता। जब वे आते असेंबली में तो जो लड़के बहुत ही शालीनता से कतार में यानी लाइन में और अपनी हाइट के अनुसार खड़े होते थे तो उनका गोरा चेहरा खिल जाता, यानी बहुत खुश हो जाते। सारे अध्यापक लड़कों की तरह ही कतार बांधकर उनके पीछे खड़े होते, यानी सारे टीचर्स भी उसी बच्चों की लाइन में सबसे पीछे खड़े होते। केवल मास्टर प्रीतम चंद पीटी, उनके जो पीटी सर थे उनका नाम था मास्टर प्रीतम चंद, लड़कों की कतारों के पीछे खड़े खड़े यह देखते कि कौन सा लड़का कतार में ठीक से खड़ा नहीं हुआ। उनकी घुड़की तथा ठुड्डों के भय से हम सभी कतार के पहले और आखिरी लड़के का ध्यान रखते। यानी जो जो उनके पीटी सर थे प्रीतम चंद, बहुत ज़्यादा गुस्सैल थे, बहुत ज़्यादा मारते थे और बच्चे उनसे बहुत ज़्यादा डरते थे। वो देखते कि कौन कतार में खड़ा नहीं है और यदि कोई ऐसा लड़का दिख गया तो उनकी घुड़की यानी उन्हें जो डांटते और ठुड्डों के भय से यानी जो उन्हें मारते, बच्चे पहले ही बहुत अच्छे से कतार में खड़े हो जाते। सीधी कतार में खड़े होने के साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना होता कि आगे पीछे खड़े लड़कों के बीच की दूरी भी एक जैसी हो, यानी जो डिस्टेंस होता है वन एंड डिस्टेंस वैसा भी होना चाहिए। सभी लड़के उस पीटी से बहुत डरते थे क्योंकि उन जितना सख्त अध्यापक न हमने कभी देखा न सुना। यदि कोई लड़का अपना सिर भी हिला दे या फिर एक पैर से दूसरे पैर को खुजाने लगे तो उसकी तरफ बाघ की तरह झपट पड़ते और खाल खींचने के मुहावरे को प्रत्यक्ष करके दिखाते। खाल खींचना यानी बहुत बुरी तरह पीटना। तो ये जो मुहावरा है, खाल यानी होती है स्किन, स्किन खींचना यानी स्किन निकाल लेना, यानी बहुत बुरी तरह पीटना। तो जो पीटी सर थे वो बाघ की तरह झपटते उस लड़के पर यदि उसने अपना सिर भी हिला दिया या फिर एक पैर से दूसरा पैर भी खुजा दिया और उसकी बहुत ज़्यादा पिटाई करते। So children, this is
Enough for today.